नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब पर गौर कर रहे हैं जिसने पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में काफी हलचल मचाई है। हाँ बिल्कुल, रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। जी, 1997 में आई थी ये किताब और दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए पैसे को देखने का तरीका बदलने का दावा करती है। हमारे पास इसकी रिव्यूज हैं और इसके जो मुख्य आइडियाज हैं उनका सार है। हाँ। तो आज हम समझेंगे कि इसके सबसे महत्वपूर्ण सबक क्या है, इसकी क्या अच्छी बातें हैं और कहाँ शायद ये उतनी खरी नहीं उतरती। तो सवाल यही है, क्या ये वाकई आर्थिक आजादी का रास्ता दिखाती है या फिर ये सिर्फ एक अच्छी मोटिवेटिंग कहानी भर है। चलिए देखते हैं। हाँ, बिल्कुल, इस किताब का जो बेसिस है वो ही बड़ा दिलचस्प है। दो पिताओं की कहानी है इसमें। एक है रिच डैड, जी। जो लेखक के दोस्त के पिता थे, एक स्मार्ट उद्यमी। अच्छा। और दूसरे हैं पुअर डैड, लेखक के अपने पिता, हम्म। पढ़े लिखे, मेहनती, पर सरकारी नौकरी वाले, पारंपरिक सोच के। जो आर्थिक रूप से शायद उतने सफल नहीं थे। हाँ, मतलब आर्थिक रूप से संघर्ष करते रहे। यहीं से पूरी फिलॉसफी निकलती है। हाँ, और सबसे पहला सबक जो एकदम सामने आता है वो है वित्तीय शिक्षा की कमी। बिल्कुल। किताब कहती है कि स्कूल में हमें पैसा कमाना तो सिखाते हैं पर पैसे का मैनेजमेंट नहीं सिखाते। सही बात है, ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। हाँ, वही। और इसी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत जरूरी हिस्सा है एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क समझना। संपत्ति और देनदारियां। जी, कियोसाकी का बड़ा सिंपल सा नियम है, एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डाले। जैसे किराए की प्रॉपर्टी या डिविडेंड देने वाले स्टॉक, मान लीजिए। ठीक है। और लायबिलिटी वो है जो जेब से पैसा निकाले, जैसे कार लोन या क्रेडिट कार्ड का बिल। ओके। तो अमीर लोग लगातार एसेट बनाने पर फोकस करते हैं, ये उनका मेन पॉइंट है। हाँ बिल्कुल। जैसे कई लोग अपने घर को सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं ना। जी, मानते हैं। पर कियोसाकी के नजरिए से देखें तो अगर घर पर भारी लोन है, मेंटेनेंस का खर्चा है, तो वो शायद एक लायबिलिटी बन सकता है। एग्जैक्टली, वो यही कहते हैं। ये सोचने का दायरा बढ़ाता है। और इसी से जुड़ा है उनका अगला आइडिया कि सिर्फ तनख्वाह के लिए काम मत करो, सीखने के लिए करो। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। उनका मानना है कि नौकरी हमें पैसे के साथ साथ जरूरी स्किल सीखने का मौका देती है। जैसे सेल्स, मार्केटिंग। हाँ, सेल्स, मार्केटिंग, इन्वेस्टमेंट, लीडरशिप, ये स्किल्स आगे चलकर एसेट बनाने में मदद करेंगी। लेकिन क्या ये सीखने के लिए काम वाली बात हमेशा प्रैक्टिकल होती है? मतलब खासकर जब किसी पर तुरंत पैसे कमाने का प्रेशर हो। शायद ये थोड़ी लॉन्ग टर्म सोच है जो हर कोई। आपकी बात सही है, ये एक लॉन्ग टर्म नजरिया है। कियोसाकी डर और लालच जैसी भावनाओं को कंट्रोल करने और कैलकुलेटेड रिस्क लेने की बात करते हैं, जो पारंपरिक सेफ जॉब वाली सोच से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग। यहीं से वो पैसिव इनकम का कॉन्सेप्ट भी आता है। हाँ, निष्क्रिय आय। ऐसी संपत्ति बनाना जिससे बिना एक्टिवली काम किए भी पैसा आता रहे, जैसे रॉयल्टी या रेंटल इनकम। अच्छा। तो पुअर डैड की सोच थी सुरक्षा और बचत पर टिकी हुई, जबकि रिच डैड की सोच इन्वेस्टमेंट और कैश फ्लो बनाने पर थी। तो इसकी पॉपुलैरिटी का राज शायद यही है, सरल भाषा में बड़ी और थोड़ी विद्रोही बातें कहना। हाँ शायद। इसका जो कहानी कहने का अंदाज है वो लोगों को, खासकर बिगिनर्स को इंस्पायर करता है, पैसे के बारे में एक अलग नजरिया देता है। हाँ, प्रेरणा और एक नई सोच देना, ये इसकी सबसे बड़ी ताकत है। बिल्कुल। लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, है ना? उन पर बात करना भी जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। देखिए, ये किताब क्या करना है ये तो बताती है, पर कैसे करना है इसकी ठोस प्रैक्टिकल सलाह बहुत कम देती है। अच्छा। ये एक फिलॉसफी ज्यादा है, एक एक्शन प्लान कम है। और कुछ लोग तो रिच डैड के होने पर भी सवाल उठाते हैं। हाँ, कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि ये शायद एक काल्पनिक कैरेक्टर है, कहानी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। और वो एसेट लायबिलिटी वाला वर्गीकरण भी कभी-कभी जरूरत से ज्यादा सिंपल लगता है, नहीं? हाँ, लगता है। असल जिंदगी में चीजें इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। और रिस्क लेने पर इतना जोर देना शायद हर किसी की आर्थिक स्थिति या स्वभाव के लिए सही ना हो। बिल्कुल। सेफ इन्वेस्टमेंट या रिस्क मैनेजमेंट पर इसमें ज्यादा बात नहीं की गई है। लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद इसका असर तो जबरदस्त रहा है। हाँ, वो तो है। दुनिया भर में करोड़ों कॉपीज भी की। जी, 50 से ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेशन हुआ। इसने लोगों को पारंपरिक शिक्षा और करियर के रास्तों पर सवाल उठाने के लिए उकसाया। और एक पूरी रिच डैड इंडस्ट्री खड़ी हो गई है। हाँ, किताबें, सेमिनार्स, गेम्स, सब कुछ। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष क्या निकलता है? क्या ये किताब आज भी रेलेवेंट है, पढ़ने लायक है? देखिए, मेरा मानना है कि इसे एक टेक्निकल फाइनेंस गाइड की तरह नहीं देखना चाहिए। ओके।
ये एक माइंडसेट बदलने वाली किताब है। अगर कोई पैसे को लेकर अपनी सोच बदलना चाहता है, एसेट बनाने की फिलॉसफी समझना चाहता है और थोड़ी प्रेरणा लेना चाहता है, तो ये एक अच्छा स्टार्ट है। हाँ, तो ये एक बेहतरीन शुरुआती बिंदु है। लेकिन एक्चुअल फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए इसे काफी नहीं मानना चाहिए। उसके लिए और ज्यादा रिसर्च लगेगी। हाँ, और ज्यादा डीप रिसर्च और शायद प्रोफेशनल सलाह की भी जरूरत पड़ेगी। तो संक्षेप में कहें तो रिच डैड पुअर डैड पारंपरिक सोच को चैलेंज करती है, एसेट बिल्डिंग और उद्यमी सोच पर जोर देती है। बिल्कुल। और निश्चित रूप से सोचने पे मजबूर करती है। जी, ये एक कैटलिस्ट हो सकती है, लेकिन इसे फाइनल सोल्यूशन नहीं मानना चाहिए। और ये समझना जरूरी है कि फाइनेंशियल सक्सेस का रास्ता हर किसी के लिए अलग होता है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। बताइए। इस किताब से मिली प्रेरणा, यानी वो रिस्क लेने की चाहत और जो पारंपरिक फाइनेंशियल सिक्योरिटी की जरूरत होती है, हाँ, वो सेफ्टी नेट, उसके बीच एक व्यक्ति अपनी परिस्थितियों के हिसाब से सही बैलेंस कैसे बना सकता है। मतलब इन सिद्धांतों को अपनी लाइफ में लागू करने का सबसे समझदारी वाला तरीका क्या हो सकता है। वाकई ये एक अहम सवाल है जिस पर सोचना चाहिए। इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं समाप्त करते हैं।